नमस्कार, राजस्थान की टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस टॉप 10 में बात होगी ज्योति मिर्धा पर हरीश चौधरी ने दिए बड़े बयान की, वसुंधरा राजे के करीबी कैलाश मेघवाल भाजपा से निलंबित की, बात करेंगे खाचरियावास ने कोचिंग संस्थानों पर जताई नाराजगी की, वर्दी में फोटो खिंचवाकर बीजेपी से मांगे टिकट की, भीलवाड़ा में बोले पायलट मेरी भाषा हमेशा शालीन रही, सभ्यतापूर्ण रहेगी। साथ ही जानेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर साधी निशाने की, पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल पर बोले सीएम अशोक गहलोत की, बात करेंगे हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रचार्य संवाद कार्यक्रम की, जयपुर में नवनिर्मित एनसीसी निदेशालय के लोकार्पण की और आखिर में बात होगी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के किए उद्घाटन की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पीसीसी वॉर रूम में बुधवार को कांग्रेस स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक हुई। कमेटी अध्यक्ष हरीश चौधरी, सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिन पायलट सहित कमेटी सदस्यों ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद हरीश ने बताया कि बैठक में चुनाव रणनीति और मुद्दों पर चर्चा हुई है। समिति के आगे भी बैठक होगी और सुझाव प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी को दिए जाएंगे। सुसाइड हो रहे हैं, आज भी एक ने आत्महत्या कर ली है वहाँ पर। देखो, इस समाज के अंदर तनाव है। ये तनाव का मूल कारण क्या है? द्वेष भावना, प्रतिस्पर्धा और ये छद्म वातावरण हम लोगों ने बना रखा है जो सच्चाई से दूर लेकर जाने का। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, हम सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि समाज को हम लोग किस तरह से लेकर जा रहे हैं, दिशा में लेकर जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि कोटा के अंदर भी अगर आत्महत्या हो रही है या सदूर ढाणियों के अंदर कोई खेजड़ी के ऊपर एक गरीब परिवार का, आम परिवार का महिला बच्चा कोटा में हो रही है, उस बात की तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो हमारे लिए चिंता की बहुत बड़ी ज़रूरत आवश्यकता है। पर जो ढाणियों के अंदर भी आज हो रहा है उसका कारण क्या है? आज टाकों के अंदर खेजड़ी के ऊपर नौजवान एकदम नव विवाहित, क्योंकि एकदम वातावरण हम लोगों ने सच्चाई हम लोग नहीं बता पा रहे। जो सच्चाई है, जो समाज की सच्चाई है, सरकार की सच्चाई है, व्यवस्थाओं की सच्चाई है, वो ईमानदारी हम लोगों को व्यवस्था है और समाज के बीच में वो ईमानदारी नहीं हम लोग बता पा रहे हैं। और वो ईमानदारी बताने का काम भारत के अंदर इकलौता किसी नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ईमानदारी से जो बताया, अगर उस पद पर जाएंगे तो इस तरह की जो समाज के अंदर ये आत्महत्याएं हो रही है, दूसरी चीज़ हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो आपस के अंदर एक बोलने के लिए उनके पास किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी, वहाँ तो आदेश मिलते हैं, वो आदेशों का अनुसरण किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उन लोगों की सोच नहीं है। जो पार्टी जो सोच संविधान के संदर्भ में संविधान बदलने के लिए एक आंतरिक चुनाव उन लोगों का थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव करने का, चयनित करने का किसी को अधिकार थोड़ी था। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के पास अधिकार था। जब हमने चाहा उस समय हमने यूनानिमसली करा। इस बार जब चुनाव की आवश्यकता पड़ी, स्थिति हुई, तो सबको अपना मत देने का अधिकार था और मत द्वारा हमने आदरणीय खड़गे जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता को ये हर्ष होता जब ये बात करती है हमारे द्वारा खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और नीचे तक उनकी यही स्थिति है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र नहीं है। कैलाश मेघवाल जी इतने सालों तक उसके परिवार के अंदर आज सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, उनके साथ अगर यह हादसा हुआ तो एक आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के सामने। क्या आपको लगता है आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, पता नहीं किसी के एजेंडा के थ्रू आप ये सवाल कर रहे हो? एजेंडा नहीं, जो मैं एजेंडा नहीं, मैं तो मेरे विचारधारा, कार्यक्रम और जो विकास के काम और जो हम लोगों के यहाँ काम हुए हैं, योजनाएं हुई, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कुप्रचार करा जा रहा हमारे विरोधियों द्वारा कि नहीं इसका असर नहीं है, इस कारण हम लोगों को गठजोड़ के
कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के सौदेबाजी की राजनीति के अंदर देश में शामिल नहीं हुई। सुपारी देने की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी। ये भारतीय जनता पार्टी की तौर तरीके हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्थितियां उन्होंने पैदा करी, आज मणिपुर चल किस लिए रहा, किन किन ताकतों के साथ उन्होंने समझौता करा, ये गठबंधन, गठजोड़, सुपारी, ये कांग्रेस की राजनीति के अंदर, कांग्रेस के संगठन के अंदर, कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इस तरह की सोच का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सामने ये सवाल ये बिल्कुल, क्योंकि उनके जहन में इस तरह की चीज़ें है ही नहीं। ये और किसी स्कूल से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। हम जैसे स्कूल के छात्र हैं कांग्रेस के, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें का कोई सवाल हम लोगों के जहन के अंदर रहता ही नहीं। क्या लगता है राजस्थान का माहौल, क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरी की पूरी आज हमारे स्टीयरिंग कमेटी का सर्व समिति से हमारी सोच है कि बहुत बेहतरीन योजनाएं रही हैं, बहुत बेहतरीन हम लोगों के विकास के कार्य हुए, कोई तुलना ही नहीं कर सकते। पिछले 5 साल केंद्र सरकार के लगातार अन्याय के बावजूद इस राजस्थान को जिस गति से, जिस जगह हम लोगों ने पहुंचाया, वो अकाल्पनिक है। कोई आधार नहीं है जिसके कारण हम लोग वापस रिपीट नहीं करें। ओबीसी के यस सर, बड़ी लंबी बैठक चली, किन किन मसलों पर चर्चा हुई और किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आप चुनाव जीतने के लिए? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक स्ट्रेटेजी कमेटी के माध्यम से हम सब लोगों को जिम्मेवारी दी कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। उस संदर्भ में हम पूरी कमेटी ने चर्चा करी और आपस में कुछ न्यूनतम शुरुआती सहमति हुई और भविष्य के अंदर लगातार हम लोग आपस में मिलकर और जब जैसी परिस्थिति रहेगी अलग अलग मुद्दों पर आप आपस में सहमति कर और पार्टी को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोगों के सजेशन है, जो हम लोगों का मैंडेट है, वो देंगे। किस तरह की सहमति बनी, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए? कोई आसान टास्क नहीं है ये। नहीं, चुनाव जीतना बहुत आसान है। किस माध्यम से हम लोगों के बीच में जाए, सवाल ये जो 5 साल के अंदर विकास के कार्य हुए, जो 5 साल के अंदर योजनाएं बनी है, अगर हम सफलतापूर्ण लोगों के बीच में लेकर चले जाएंगे तो चुनाव जीतना बहुत आसान है। तो आपस में हम लोगों ने चर्चा करी कि एक तो बूथ स्तर के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम पार्टी को अनाउंस करना चाहिए। ये बात हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को और पार्टी को करेंगे। उम्मीदवारों का चयन जल्दी होना चाहिए और जो कुप्रचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उसका जवाब हम लोग तत्कालीन उसका जवाब दें। और जो जवाब हम लोगों से मांग रही है, अन्याय राजस्थान के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, हर क्षेत्र में किया है। उनके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो हम लोगों से, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और राजस्थान की कांग्रेस से ये सवाल पूछे। तमाम क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के साथ भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। हम लोगों को उनके जो अन्याय किया हुआ लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं वो लेकर जाएंगे और कांग्रेस के कार्यक्रम है वो लेकर जाएंगे। जो हमारे स्ट्रेटेजी कमेटी है, इसके अंदर इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा नहीं करी। अगले दफे हम लोग वापस व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी आज अब आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हुआ, तो उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैं खड़ा हूँ। तो जो चर्चा हुई उसके संदर्भ में मैं आपसे बात करी के अंदर हम लोगों के आपस के अंदर एक शोर समिति है कि जो पिछले दफे अलायंस हुए थे, वहाँ उस असेंबली के अंदर कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ बहुत कमज़ोर हुआ है। तो भविष्य के अंदर किसी के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास बहुत अच्छी नीति है, सही नीयत है हम लोगों की, जो हमारे योजना है, जो हमारे विकास के काम है, उनके बलबूते पर हम लोग जाएंगे तो 100% कांग्रेस की सरकार बनाने की आज स्थिति राजस्थान के अंदर है। इसलिए किसी और के साथ अलायंस कर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये सर्वसम्मति से स्ट्रेटेजी कमेटी की हम लोगों की तरफ से एक तरह का सुझाव है, निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लेना। आपने कहा उन क्षेत्रों में कार्यकर्ता कमजोर हुआ है, वो क्षेत्र भी है जो सरकार के साथ लगातार निर्दलीय विधायक रहे हो या बसपा से आए हुए हैं, उनके टिकट को लेकर क्या रहेगा? नहीं, उनका टिकट के संदर्भ में हम लोगों के आपस में चर्चा नहीं हुई। जिस संदर्भ में हमारी चर्चा नहीं हुई, एक कमेटी के चेयरमैन के तौर के ऊपर मेरे को उस संदर्भ में बात नहीं करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल जो है उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, सरकार जिस तरह से उनको फंड दे रही है, उनके इलाके में काम कराए जा रहे हैं,
उससे आपको लगता नहीं है नजदीकियां जो है वो और ज्यादा करीबियों में बदल सकती है, अलायंस हो सकता है? देखो, ये कांग्रेस है, ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है, जवाहरलाल नेहरू जी की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आज़ाद की है, और आज ये कांग्रेस खड़गे जी की कांग्रेस है, आज ये कांग्रेस राहुल गांधी जी की। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वो किस बात का संघर्ष कर रहे हैं, एक विचार की, विचारधारा की। आखिरी समाज के हर व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी रक्षा करना, उसके अधिकार के अंदर उसकी साझेदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, आपस में सामंजस्य में सबको साथ में लेकर। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उसके कोई विचार है? नहीं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उसकी विचारधारा है? नहीं। उसका कोई कार्यक्रम है? नहीं। नीति और नीयत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस बात के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो वो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है? छोड़कर गई है तो हम लोगों के लिए एक शोध का विषय, क्या कारण से कोई भी हमारे परिवार के अंदर ज्वाइन करता है तो हमें उसका जो क्या महसूस कर रहा है, किस कारण पार्टी को ज्वाइन किया है, जो व्यक्ति हमारे पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी के अंदर शामिल हुआ, किन कारणों से गया, क्या परिस्थिति रही है, उनकी नागौर के अंदर क्या परिस्थिति रही है, दिल्ली में क्या परिस्थिति रही है, वो आज मैं 48 घंटों के अंदर मेरे पास उसकी जानकारी नहीं। और मेरा मानना है कि उसको समझने की ज़रूरत है, उसके शोध की ज़रूरत है कि वो किस कारण गया। कि हमारे परिवार के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहली सरकार बनाई थी तो किसी को पीछे थोड़ी छोड़ा। वही सोच हम सब लोगों की, हमको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, समग्रता करनी है और आपस में सामंजस्य रखना है। ये देश है और ये कांग्रेस। वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर भाजपा में गुटबाजी का आरोप भी लगाया। अब वे चुनाव लड़ने का ऐलान करके बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है और वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप किस गुट में सब? आप किस गुट में? मैं वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगी वो मुख्यमंत्री। दूसरा गुट कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी करने वाले सतीश पुनिया 1, राजेंद्र राठौड़ 2, आपका सीपी जोशी, ये पुराना कांग्रेस ही है। मेरे पत्र को आप पढ़ लेना, आपको सब विस्तार से मिल जाएगा। यह इतना समय नहीं है जो मैं विस्तार से आपको पढ़ के बताऊँ, बल्कि मेरे पत्र में सब लिखा है कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन भाईचारा कर रहा है। या तो ऐसा है कि किसी को जो है चुनाव जिताने के लिए पार्टी को जो है खड्डे में डाला गया है। यह आपका जो सीपी जोशी है, पुराना कांग्रेस ही है, वो जब वल्लभनगर में कैंडिडेट लाया तो अपना कैंडिडेट लाया, उसको जो है जमानत जब्त हुई। ये आज सारे हालात जो चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चूंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सारे देश के सब मंत्री, प्रधानमंत्री से लगाकर सारे बड़े मंत्री और नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे लगा करके और सारे उनके पदाधिकारी राजस्थान की मरुधर्म में इसको पवित्र कर रहे हैं। ये सामने दिख रहा है। आपका राजस्थान में कोई नेतृत्व है क्या? अगर होता तो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आज सब तरफ फिर रहे। आप देख लो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज बयान दे रहे हैं। ये बयान मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का नेतृत्व करने के काबिल या कोई और है ही नहीं।
आपने कहा आयातित नेता हावी है, आयातित नेता कौन है? आयातित नेताओं की बात कही है कि नेता आयातित है। आयातित नेता एक तो सीपी जोशी जो कांग्रेस से आया, एक आयातित नेता राजेंद्र राठौर जो जनता पार्टी से आए। इनका मौलिक जो है भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। ये सुविधा की राजनीति है। कोटा में एक के बाद एक कोचिंग संस्थानों में सुसाइड के मामलों को लेकर सरकार के मंत्रियों ने भी चिंता जताई है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोचिंग संस्थानों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए परमिशन नहीं दी जा सकती, उनकी मोरल ड्यूटी है बच्चों को देखभाल देखना। कोचिंग संस्थान वाले नहीं समझते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, ये मानकर चलना ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। कोटा में एक बच्ची का सुसाइड करना हमारी भी आत्मा रोती है। बेटियां बहुत प्यारी होती है। मैं तो सबसे कहता हूँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करेंगे ही। वो सिर्फ पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों के सपनों को नहीं कुचल सकते। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप पैसे लेकर पढ़ा रहे हो, फ्री में थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। तो आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के साधन भी, मनोरंजन क्या होता है, पिक्चर पड़ेगी, पार्क में भी घुमाना पड़ेगा। उस पैसे में से आप हिस्सा तो निकालोगे, हमेशा फीस बढ़ाते ही रहोगे। और वहां पर आपको छत खुली है तो छत भी ढकनी पड़ेगी, आपको पंखे भी ठीक करने पड़ेंगे। सरकार ने तो कमेटी भी बना दी, हम एक्ट भी लाएंगे तो ले आएंगे, इन पे कंट्रोल भी कर देंगे। मैं तो मदर फादर से भी कहूंगा, अपने सपने पूरे नहीं हो तो बच्चों पे कम से कम प्रेशर बिल्डअप मत करो, बच्चों को दोस्त बनाओ, बच्चों के टच में रहो। मदर फादर को सबको ये तैयारी करनी पड़ेगी और सरकार अपनी तरफ से जान लड़ा देगी। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, करेंगे। रूल्स रेगुलेशन बनाने हुए बनाएंगे। काउंसलिंग का प्रोग्राम हमने भी चालू किया। हमारी जो सरकार कर सकती है सब कुछ करेगी, लेकिन सुसाइड रोकने के लिए जान लड़ा देंगे। सर, अपनापन भी देखा गया, अपनापन नहीं मिल पा रहा बच्चों को यहाँ पर, माता पिता की कैसे मिलेगा? मदर फादर की भी जिम्मेदारी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की भी जिम्मेदारी की एक अलग विंग बने जो बच्चों में फेमिलियर एटमॉस्फेयर खड़ा करे। बच्चे कहीं दबाव में तो उनको अपने साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चों पे अननेसेसरी एग्जाम नहीं तो पे वीकली एग्जाम ले रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, परेशान कर रहा है, बच्चे के नंबर कमा रहे हैं, दूसरा बच्चा उसकी मजाक उड़ा रहा है। यदि वो मजाक नहीं उड़ा रहा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर उसको कुछ कह रहा है तो वीकली एग्जाम से वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन रहा है। तो आपका एग्जाम आपकी, हमने जब UPA की सरकार थी उस वक्त हमने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था 12th तक। क्यों किया था? कि बच्चों के सपने नहीं टूटे, बच्चा डरे नहीं, घबराए नहीं एग्जाम से, क्योंकि आप ग्रेडिंग से उसको प्रमोट तो करो कम से कम क्लास में। तो बच्चों की जो सुसाइड हो रहे हैं उससे तो आत्मा रोती है हमारी भी। उसको रोकने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे और काउंसलिंग का बाकी सब माहौल बनाकर और इस सुसाइड रोकने के लिए पूरी जान लड़ाएगी। सर, कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन भी देखने को मिला है कि अगर इसका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हमें भी अपने बच्चे को, कोचिंग संस्थान के बच्चे को आगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एहसान कर रहे हैं, क्या पता वो क्या करते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो टॉपर हैं, तो उसके घर जाएंगे, जाकर कहेंगे हम आपको इतनी सुविधा देंगे, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और ये सुविधा देंगे। तो आगे बढ़कर वो कुछ ना कुछ देते हैं, टॉपर को पकड़ के ले आते हैं। समझ गए? बड़े एम्पायर जो खड़े, मुझे सबकी पोल पता है, ये जो बड़े एम्पायर खड़े किए ना इन्होंने, बड़े बड़े नाम हो गए, वो सावधान रहे, माल निकल जाएगा 1 मिनट में खाया पिया। ये बच्चों से कमाया है। अब बच्चों का सुसाइड होता है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की आंख नहीं रोती, शर्म नहीं आती? तो एक टॉपर, जो टॉपर होता है भाई DNA बोलता है, जिसके माँ बाप होशियार बच्चा, उसका बच्चा भी होशियार होता है। तो आपने देख लिया बच्चा टॉपर है, 10th में टॉप कर रहा है, 8th में इसकी परसेंटेज 99 है, तो टॉप करेगा ही। उसको अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं नाम कमाने के लिए। तो बच्चा 100% टॉपर होता है, वो तो टॉपर होता है तो वहाँ भी टॉप करता है, तो उसको आप आगे बढ़ के सुविधा देते हो। ये बात हमें भी पता है और आप उनका भी नाम छापते हो और अपने इंस्टीट्यूट का नाम करने के लिए। तो सारे बच्चे तो आप वैसे बना नहीं पाओगे, इसलिए झूठा माहौल बनाने वालों का भी इलाज करेंगे। एक सब इंस्पेक्टर पर चुनाव लड़ने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने नियम कानून सब ताक पर रख दिए। पुलिस की वर्दी में ही उसने फोटो खिंचवाकर बैनर, पोस्टर और पंपलेट छपवा दिए। पंपलेट के अनुसार सब इंस्पेक्टर ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव टिकट के लिए आवेदन किया है। सोशल मीडिया पर उसका आवेदन पत्र वाला पैम्पलेट वायरल हो रहा है, जिसके बाद उस पर विभाग ने एक्शन लिया है। मामला राजस्थान के भरतपुर का है। भीलवाड़ा पहुंचे कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश का अगला CM कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। पायलट ने दावा किया कि वर्तमान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है।
पायलट साहब, जो सी वोटर का जो सर्वे है एबीपी का मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल सुपड़ा साफ दिखाया जा रहा है भाजपा का। तो आप सोचते हैं जो 5 स्टेट हैं उनमें भी इसी तरह की परफॉर्म करेगी कांग्रेस? देखिए, सर्वे बहुत आएंगे, सर्वे मीडिया चैनल्स करते हैं, अखबार करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे विश्वास रहता है मेरे खुद के फीडबैक पे, कार्यकर्ताओं का जो मैं रुझान देखता हूँ, मतदाताओं से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो तीनों स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 2018 में इन तीनों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी। और इस बार दोबारा मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे तीनों स्टेट्स के अंदर। बाकी जो रुझान है वो मीडिया के माध्यम से आते हैं, लेकिन असली जो फीडबैक है वो जनता, मतदाता और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आता है। तो मैं की बात तो होगी, पर सीएम कौन होगा? तो यह बात एज ए पॉलिसी हमेशा होती है कि हमारी पार्टी में ये रीति पुरानी है, जब भी चुनाव होते हैं बहुमत आता है तो फिर विधायक दल के सभी सदस्य और पार्टी का हाईकमान निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा, और इस बात को एआईसीसी कई बार बोल भी चुकी है। इसलिए हमारी सरकार और पार्टी मिलकर भी काम कर रहे हैं, बहुमत आ जाएगा, उसके बाद बैठकर विधायक दल और हमारा पार्टी का लीडरशिप तय करेगा कि भविष्य में क्या होगा। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा बने, पार्टी मजबूत होगी, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुमत मिलेगा, विधायक जीत कर आएंगे, उसके बाद सारी बातों। सर, आप 3 महीने पहले, 6 महीने पहले तक आप जो जिस तरह के राजस्थान में आपकी बातचीत होती थी, आप जिस तरह के है ना, आप जिस तरह के शब्द होते थे, और अभी के शब्दों में बहुत बड़ा अंतर मिला। मेरे शब्द हमेशा शालीन रहे हैं, सभ्यतापूर्वक रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात मैंने पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है, पेपर लीक को लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा है, जो पहली बार हुआ है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें ऐसे लोग बैठें जिन पर कभी उंगली ना उठ सके, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी इंटेग्रिटी पर सवाल ना उठे, और वो होना चाहिए और होगा कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऐसे लोगों को बनाया जाए जो संदेह के दायरे के बाहर आ जाए। इस बात को सब जानते हैं, इस बात को पार्टी और सरकार दोनों एग्री भी करती हैं। और करप्शन के खिलाफ मेरा क्या है, राहुल जी हो, हमारी पार्टी हो, हम सब हमेशा बोलते आए हैं कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। जहाँ भी करप्शन मिलेगा उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये बात पार्टी ने मानी है, सरकार ने मानी है, और उसी दिशा में हम लोग काम कर। ज्योति मिर्धा जी के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, हनुमान बेनीवाल जी को शायद ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपने पूछा उनसे? नहीं, उनका एक बयान है कि आप घुट के कांग्रेस में थे, वो मोर्चा बनाना चाहते थे, आपने उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया, ऐसा लगता है। देखिए, किसी और नेता के स्टेटमेंट में कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के नेता हैं, अलग अलग तरह की सोच है, लेकिन सामूहिक हमारी जो लीडरशिप कलेक्टिव है उसमें हमको विश्वास है। अब बाकी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि राजस्थान में मूलतः 2 ही पार्टियों का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब बाकी छोटे मोटे दल पहले भी आए हैं, आज भी होंगे, आगे भी होंगे, मैं मना नहीं करता हूँ। और ये अच्छा है, लोकतंत्र में जितने ज़्यादा लोग अपना आजमाना चाहें आजमा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुख्यतः मुकाबला 2 ही प्रमुख दलों का होता है, और 2023 में भी मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों का होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। बाकी चुनाव का समय आ गया, कुछ नेता जाएंगे, कुछ आएंगे, ये दौर अब लगातार चलता रहेगा। चुनाव संचालन को लेकर कांग्रेस ने जितनी कमेटियां बनाई है, आपको लगता है कि पायलट का जो कैंप है उसको प्रतिनिधित्व मिला? कोई कैंप किसी का नहीं है भाई, ये सब यहाँ मैंने पहले भी कहा, ये राहुल खड़गे कैंप है, इसमें सब लोग मिल गए हैं। कोई आप लोग बार बार छापते हो, इसका कोई दूसरा कोई नहीं है। हाथ का निशान है, पार्टी हमारी संगठन कांग्रेस है, उसके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हाथ के चुनाव पे लड़ेंगे। तो कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, राहुल खड़गे गुट। अब ये जो बार बार नए शगुफे छोड़े जाते हैं, कभी कहा कि भारत होगा, इंडिया होगा, ये सब चर्चा करवाने के लिए बात की जाती है। कोई भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है कि टमाटर 200 रुपये किलो क्यों बिका, सिलेंडर 1100 रुपये क्यों बिक रहा है, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चर्चाएं की जाती हैं ताकि लोगों को बिजी रखा जाए, लोग व्यस्त रहें चर्चा करने में। होने वाला कुछ नहीं है। संविधान में 2 शब्द हैं, भारत भी है, इंडिया भी है, उसमें बहुत कुछ कहने सुनने की वजह ही नहीं है। दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका क्या स्वरूप होगा, इसकी किसी अफवाह चल रही है ना। अब सत्र में क्या होगा किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही है, उसका स्वरूप क्या है, उसका बिल क्या है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है, ये ऐसी जगहों पर छोड़ती है कि आप उसमें उलझे रहो और जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा ना हो। इस पर चर्चा होगी, रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी, रिपोर्ट कार्ड देने को है नहीं, सिर्फ नारे हैं।
तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इस पर चर्चा कर कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। जो रियल मुद्दे हैं भीलवाड़ा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर चंबल रिवर फ्रंट पर कराए गए काम को लेकर गैर कानूनी कदम बताया। उन्होंने कहा कि बिना पर्यावरण एनओसी के चंबल रिवर फ्रंट बना दिया है। राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ खर्च कर चंबल रिवर फ्रंट बनाया। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। भीलवाड़ा की घटना भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। गंगापुर में किस तरह से एक महिला जो भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली थी, दरिंदे उसे उठा करके ले गए, उसके साथ में गैंगरेप किया, वैश्याना कृत्य किया और उसके बाद में पूर्ण निर्वस्त अवस्था में उसको छोड़ दिया। निश्चित रूप से ये समाज को कलंकित करने वाला हैवानियत भरा कदम था। पुलिस ने उससे भी आगे बढ़ करके उस महिला के जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान में थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा गंभीरता के साथ में एक नारा दिया था कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। और जब लड़की हूं और लड़ सकती हूं के नारे के आधार पर उन्होंने एक थोथी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की थी, हासिल करने की कोशिश की थी। ये उस राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत न आ जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा को ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कर सौगात दी है। इस दौरान जब उनसे पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल और पेट्रोल डीजल पर वीएटी कम करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये बहुत ही सीरियस स्थिति देश के अंदर केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है। जो राज्यों में हिस्सा होता है एक्साइज के अंदर, उन्होंने लगभग उसको ख़त्म कर दिया है और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3 नए टैक्स लगा दिए हैं। वो टैक्स की जो वसूली होती है उसमें राज्यों में हिस्सा नहीं होता है। इस प्रकार राज्यों में टाइट करेगा पूरे देश के अंदर। और अब वो उम्मीद करते हैं हमसे, कम उनको करना चाहिए आगे आकर के। 200 रुपये कम किए इन्होंने गैस के। मैं मांग करना चाहूँगा 200 रुपये कम क्यों किए? आयुष्मान आपकी स्कीम में गरीबों के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 में दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं आयुष क्या नाम था उसकी योजना का, उज्ज्वला योजना को अगर प्रधानमंत्री की योजना है, हमने आगे बढ़ के 500 में कर दिया उसको। भारत सरकार भी चाहिए 500 में करे, पूरे देश के लिए करे। उसी प्रकार से जो पेट्रोल डीजल की बात है, एक्साइज ड्यूटी किसने बढ़ाई है? उन्होंने बढ़ाई है। इसलिए आज यूपीए गवर्नमेंट जब जो टैक्स आता लगता था और जिस प्रकार से इंपोर्ट होता था तेल, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तभी 60 रुपये ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाए यहाँ पे फिर भी। और इनके राज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई है, उसके बावजूद 100 पार चला गया है पेट्रोल डीजल। तो शिकायत उनसे होनी चाहिए। वो कंपेयर करते हैं पंजाब को, हरियाणा को कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस के अंदर है, कोटा के पड़ोस के अंदर है, वहाँ हमसे ज़्यादा कीमतें हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का वित्तीय प्रबंधन होता है, वो उसको देख के करते हैं हम लोग। हमारे वित्तीय प्रबंधन हमें कहता है कि हमें कीमतें इस लेवल पे रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों हमसे ज़्यादा है? सरकार वहाँ किसकी पार्टी की है? बीजेपी की है। इसलिए पेट्रोल डीजल के जो ये आपके पेट्रोल पंप वाले हैं, इनको चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, अनावश्यक इस प्रकार स्टेक में भाग नहीं ले। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान 2030 के परिदृश्य में
कैसे कारगर साबित होगी। इस पर आयोजित कार्यक्रम में बीकानेर संभाग क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों व प्रोफेसर्स ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य है वो कहीं मिस नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो जाता है। सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और प्राचार्य की सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन्होंने एक नई कथा तो और आगे, जैसे गांव प्रधान की होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है, वैसे ही लगता है कि एक और आगे इसकी। अब ये सब हमारे बोझ कंधे पर आने वाला है। पहली चीज तो ये कि इस ढंग से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है, और ये हमारे और आपके करियर में आई है, दूसरों के करियर में ये नहीं आई थी। ध्यान रखिए, जिस आखिरी एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं उसके लिए 1986 की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें से बहुत सारे लोग सेवा में नहीं रहे होंगे। तो वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए अवसर है कि हमारे ज़िंदगी में 2020 की ये पॉलिसी आई है जिस पर हम कुछ कर सकते हैं, हमारा भी कुछ रोल है। अदरवाइज हम तक पैसिव पार्टिसिपेंट है, उसके अंदर की हमारी कोई भूमिका नहीं है, जो है उससे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस अवसर का हमें लाभ उठाना आना चाहिए और उठाना होगा, और इसीलिए संवाद की प्रक्रिया आरंभ हो रही है कि मत सोचिएगा कि आज समाप्त हो। एनसीसी के महानिदेशक ने जयपुर में नवनिर्मित एनसीसी निदेशालय का लोकार्पण किया। एनसीसी कैडेट्स की ओर से महानिदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इसी दौरान महानिदेशक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मैं 2 दिन के दौरे में हूँ राजस्थान डायरेक्टरेट में एनसीसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ये डायरेक्टरेट बहुत बड़ा और अहम डायरेक्टरेट है। तकरीबन 57,000 हमारे पास कैडेट्स हैं, और 600 से ज़्यादा स्कूल, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस में एनसीसी है, और हर प्रकार की ट्रेनिंग हम एनसीसी कैडेट्स को देते हैं। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग, घुड़सवारी के बारे के अंदर। और हाल ही में जो बॉर्डर एरिया में विस्तार हुआ था तो एडिशनल वैकेंसी भी इधर आई थी। इस डायरेक्टरेट में कैडेट्स के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने का और देश के प्रति जो प्रेम है बहुत अव्वल दर्जे का है, और ओवरऑल मैं एनसीसी के स्टैंडर्ड से और कैडेट्स के ट्रेनिंग और कैडेट के मोटिवेशन के स्टैंडर्ड से बहुत खुश हूँ। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं हैं, ऑफिस सबके लिए बड़े स्पेशियस हैं, लिफ्ट का प्रोविज़न है, फायर फाइटिंग प्रोविज़न है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हेयर, एंड वी आल्सो थैंकफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सपोर्ट जो हमको प्रोवाइड। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय क्रेन का उद्घाटन किया। MNIT जयपुर में बांधों के भूकंप के खतरे के आकलन के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सर्वाधिक बांध हैं, और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं, और अगर हमारे 2/3 से ज़्यादा बांध जो हैं उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। हालांकि इतिहास इस बात के प्रमाण देता है कि बांध की वय, बांध की उम्र और उसकी सुरक्षा का प्रत्यक्षतः कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत का जो सबसे पुराना बांध आज भी सेवा देता है वो ग्रैंड एनायकट है, जो चोला डायनेस्टी ने 2000 साल पहले बनाया था। लेकिन फिर भी भूकंप और इसके अतिरिक्त भी अन्य खतरों से डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जो हम 750 बांधों का सुरक्षा, उनके सुरक्षा के संबंधी मानकों के स्तर पर जांच और उनके रिहेबिलिटेशन पे जो काम कर रहे हैं, ये करते हुए ये विषय संज्ञान में है कि हमको इस तरह के सेंटर्स और स्पेशलाइजेशन सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है जहां हम डैम सेफ्टी से जुड़े हुए, बांधों की सुरक्षा से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्टडी कर सकें, एक्सपर्ट्स डेवलप कर सकें। और क्योंकि ये ग्लोबली जो ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्लोबली आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाला है, ये हमारे देश में डैम सेफ्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी ये योजना है कि हम कई सारे ऐसे सेंटर्स एस्टेब्लिश करें
जिसमें भारत के 6000 से ऊपर डैम्स की डैम सेफ्टी के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके और उनके अच्छे रख रखाव की सुव्यवस्था की जा सके। आज MNIT जयपुर में एक सेंटर की स्थापित हुआ। उस सेंटर का नाम है नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी फॉर डैम्स। क्योंकि भारत में इतने ज़्यादा डैम्स है, लेकिन उसका जो फ्यूचर चैलेंज हम लोग देख रहे हैं कि उसका मेंटेनेंस कैसे होगा और नया नया डैम की जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए ये सेंटर की एक्चुअली स्थापित किया गया है। एक किताब भी एक्चुअली रिलीज़ की है जिसमें डैम्स के बारे में और उसका जो फ्यूचर टेक्निकल चैलेंज के बारे में लिखा गया है और आज वो ऑनलाइन मोड पे एक्चुअली लोगों के साथ अवेलेबल रहेगा। इंडिया में डैम सेफ्टी के लिए काफ़ी जोरदार पॉलिसी लिया एंड recently we had a dam safety conference in Canada. इंडिया से काफ़ी सारा डेलीगेट गए थे, सो 2 दिन का प्रोग्राम था। We looked at all the dam safety issues, so we'll join forces here to help strengthen the dam safety capacity building in India.